झारखंड की एक आईएएस मैडम का केस आजकल बड़ी चर्चा में है। तो केस कुछ ऐसा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद एक बड़े नेता जो अब मुख्यमंत्री बनकर बाहर आ गए हैं, 5 महीने से जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में बंद इन आईएएस मैडम को बेल मिलते ही तुरंत उनका सस्पेंशन हटाकर उन्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी चार्जेस से अक्विट नहीं हुई है, बस इन्हें बेल मिली है, लेकिन फिर भी इन्हें रीइंस्टेट कर दिया गया है। वैसे मुख्यमंत्री जी की तरह ही इन आईएएस मैडम पर भी कोई बहुत बड़े करप्शन चार्जेस नहीं लगे थे। बस ईडी के छापे में इनके पास से 36 करोड़ और इनके सीए के पास से 16 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश मिला था। जब ये मैडम खूंटी में डेप्यूटी कमिश्नर हुआ करती थी, तब इनकी देखरेख में मनरेगा फंड्स में 18 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया था। यानी इन आईएएस मैडम पर गरीब मजदूरों के 18 करोड़ रुपए खाने का आरोप है। और बस इतना ही नहीं, जब ये मैडम 2012-13 में पलामू में डेप्यूटी कमिश्नर थी, तब भी इनका नाम एक केस में आया था जहां इन्होंने ट्राइबल्स की 83 एकड़ जमीन बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के एक प्राइवेट कंपनी को माइनिंग के लिए दे दी थी। यानी कि पूजा जी रिपीट ऑफेंडर हैं, पर इनकी इतनी काली करतूतों के बाद भी कोई इनका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और ऐसे देखते ही देखते इन्होंने लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर की वैध और अवैध संपत्ति इकट्ठी कर ली है। और आपको पता है इन आईएएस मैडम को अब कौन से डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा। आयरनी देख रहे हो? जिन पूजा जी ने राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड सेट किए हैं, वो अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लाने की इंचार्ज बना दी गई हैं। अब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहे तो एक हिट ट्रैजिक कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट एकदम तैयार पड़ी है। ये तो हो गई पूजा सिंघल केस की बात, लेकिन अब ये समस्या एक करप्ट आईएएस या एक सरकार से बहुत बड़ी बन चुकी है। इसके पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां इन ब्यूरोक्रेट्स ने भारी करप्शन किया है, टैक्स पेयर्स का पैसा खाया है, सरकारी योजनाओं को ठप कर दिया है, और फिर भी इनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई कभी हो ही नहीं पाई है। ऐसे कितने ही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम में करप्शन को एक नॉर्म बना दिया है, और ऑनेस्टी वो तो यहाँ अब एक एक्सेप्शन है। वैसे हमारे देश में कहा जाता है ना कि भारत में पावर के केवल 3 सोर्स हैं, पीएम, सीएम और डीएम। पीएम और सीएम तो फिर भी हर 5 वर्ष में जनता को जवाब देने आते हैं, लेकिन डीएम वो तो इनके सबके ऊपर होता है। ये अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका टर्म नेताओं की तरह 5 वर्ष का नहीं है, बल्कि ये परमानेंट है। बहुत अधिक हुआ तो इन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन इन्हें टर्मिनेट या डिसमिस कर दिया जाए ऐसा ना के बराबर होता है। इन करप्ट ऑफिसर्स को सजा दिलाने के प्रोसेस इतना डिफिकल्ट और लॉन्ग ड्रॉन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन पर केसेस चलाने के लिए हाई लेवल कमिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है, और उन सभी कमिटीज के हेड भी ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, और ये सभी एक दूसरे को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। अब ये ऐसा कैसे कर पाते हैं और इन्हें करने क्यों दिया जाता है? देश का कानून तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो फिर इन्हें इस तरह की इंप्यूनिटी क्यों मिलती है? इसका एक प्रमुख कारण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311। इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिविल सर्वेंट को बिना उसे फेयर हियरिंग का चांस दिए डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि उसे डिमोट भी नहीं किया जा सकता है। और तो और एक सिविल सर्वेंट को ऐसी कोई भी अथॉरिटी डिसमिस नहीं कर सकती जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट हो। और इस केस में यूनियन सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस अधिकारी आदि की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका अर्थ है कि अगर आपको किसी भ्रष्ट आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करना है तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाना होगा। सोचिए ये कैसी व्यवस्था है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि हमारे सिस्टम में ऐसा लॉ क्यों है कि हम इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को उनके क्राइम्स के लिए अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते। तो इसका रीजन है आर्टिकल 311 की कॉलोनियल रूट्स। आर्टिकल 311 अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 240 से आता है, जो ब्रिटिश राज में उनके सिविल सर्वेंट्स को इस तरह के प्रोटेक्शन देता था, ताकि ये बाबू लोग उनके अंग्रेजी हुक्म को बिना किसी रोकथाम के देश भर में लागू कर सकें। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने संभवतः इस कानून को इसलिए बनाए रखा ताकि राजनेता लोग इन अधिकारियों को डरा धमकाकर उनके काम में हस्तक्षेप ना कर सकें। लेकिन आज इस कानून का प्रयोग केवल और केवल इसलिए होता है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी से शील्ड किया जा सके। इस तरह के कानून किसी भी डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल का मजाक बनाकर रख देते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक कॉलोनियल प्रोविजन आज भी ऐसे ही बनाकर रखा हुआ है। सोचिए कि हमारे सिस्टम ने एक वर्ग को कानून के ऊपर और देश के आम नागरिकों से कितना बड़ा बना दिया है। हमारे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन ब्यूरोक्रेट्स को पूरा अधिकार है कि वो आपके खून पसीने की कमाई की चोरी करें, उससे गाड़ी बंगला नौकर चाकर रखें, विदेश घूमने जाएं और राजाओं महाराजाओं जैसा जीवन जिएं। आइडियली इस तरह के मिसयूज ऑफ पावर से पब्लिक का गुस्सा और विरोध फूट पड़ना चाहिए,
लेकिन इन सरकारी अधिकारियों के केस में तो उल्टी गंगा ही बहती है। आज सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार इतना आम इसलिए भी बन गया है क्योंकि हमने इन अधिकारियों का महिमा मंडन करके इन्हें किसी भी आलोचना से ऊपर उठा दिया है। हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग तो अपने यूथ के प्राइम ईयर्स में इनके जैसा बनने पर लगा रहता है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट क्लास इस डिबेट को कभी शुरू ही नहीं होने देती। अगर ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी की थोड़ी सी भी आलोचना कर देते हैं तो ये लोग कुतर्कों और गालियों के साथ तैयार खड़े होते हैं। हो सकता है कि मुझे भी कमेंट सेक्शन में भरपूर गालियां पड़ने वाली हों। इन्हें लगता है कि यूपीएससी में एथिक्स का पेपर लिखने से ही ये भारत के नैतिक ठेकेदार बन जाते हैं और 4 विषयों पर 500 शब्दों के आंसर लिखकर इन्हें लगता है कि हर विषय के परम ज्ञाता हैं। हमें यह समझना होगा कि इसी करप्ट ब्यूरोक्रेसी ने देश की ग्रोथ को लंबे समय से बांध रखा है। आज भारत का मिडिल क्लास जिस मिसगवर्नेंस से परेशान है उसके जिम्मेदार केवल हमारे राजनेता ही नहीं बल्कि ये सरकारी अफसर भी तो हैं। आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसका अर्थ ये तो नहीं होना चाहिए कि इस एंटाइटल्ड एलीट क्लास से जुड़े कड़वे सच से आप अपनी आंखें ही मोड़ लें। आपको ये सच स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये सरकारी अधिकारी जिन्हें आप सिविल सर्वेंट कहते हैं वो आपको ही अपना सर्वेंट मानते हैं। ये ऑफिसर क्लास एंड पोजीशंस पर देश सेवा और परिवर्तन की भावना से नहीं आती बल्कि अपनी जेबें भरने और वर्चस्व बनाने आती है। आप खुद सोचकर देखिए कि जब आपको कोई बिजनेस शुरू करना होता है तो कितने सरकारी अधिकारियों को जरूरी परमिशन के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और केवल बिजनेसेस ही नहीं, अगर आपको किसी छोटे मोटे काम के लिए किसी सरकारी अफसर के पास जाना पड़े और वो आपका काम बेईमानी के बिना कर दे, ऐसा ना के बराबर ही होता है। इससे पता चलता है कि भारत का एलीट ब्यूरोक्रेटिक सर्कल मॉरली कितना बैंकरप्ट हो चुका है। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि आज ये हमारे समाज में सोशली एक्सेप्टेबल बन गया है और जो अधिकारी ऐसा नहीं करता है उसे ईमानदार नहीं बल्कि मूर्ख और भोला समझा जाता है। जहां एक और भारत का आम नागरिक दिन रात मेहनत करके पाई जोड़ने में लगा हुआ है, वहीं ये अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स बेईमानी कर करके इस नई व्यवस्था में भी नवाब बने बैठे हैं। जब तक हम इनकी कड़ी आलोचना नहीं करेंगे तब तक सरकार भी कोई मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं कर पाएगी। इस ब्यूरोक्रेटिक लॉबी ने देश की व्यवस्था पर हमेशा से अपनी ऐसी पकड़ बनाई हुई है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा था कि वो भारत की ब्यूरोक्रेसी में चाह कर भी कोई बदलाव नहीं कर पाए और वो अभी भी कॉलोनियल ही है। मुझे लगता है कि यही समय है कि भारत की आम जनता को भी अब इन सरकारी अफसरों और उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर हमने इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जल्द ही रिफॉर्म नहीं किया तो भारत अपने सही ग्रोथ पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा। विचार कीजिए। धन्यवाद।